हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और कैसे हो? ठीक चल रहा है? चलो, तो हमने अनुपात समानुपात की क्लासें पढ़ ली थी 2, आज ये तीसरी क्लास है। पहली 2 क्लासों में सिर्फ आपको ऐसे बताया था कि अगर संख्या अलग अलग 2 टुकड़ों के अनुपात में दे दी जाए तो उनको एक साथ में कैसे करेंगे, अगर 3-4 टुकड़े दे दिए जाए तो एक साथ में कैसे करेंगे। वो चीज़ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। आज वाली क्लास में सही तरीके से अनुपात को यूज करना सिखाएंगे। ये सिर्फ इसमें नहीं है, आप लाभ हानि पढ़ोगे तो बीच में आएगा, प्रतिशत पढ़ोगे तो बीच में आएगा, है ना। और भी कोई चैप्टर है, मतलब औसत पढ़ लो, जितने भी चैप्टर है ना आपने लेसन में से पढ़ लिया है या फिर आगे वॉल्यूम पढ़ोगे। ये जो वैल्यू है अनुपातों को उस पे पुट करना सीखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए आज की क्लास में ये मानता हूँ कि पूरी मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। जिसको ये छोटी सी बातें आती हैं उसके लिए कोई अलग बात नहीं है, कोई छोटी सी बातें हैं बड़ी नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं सीखा वो अभी भी वैसे ही लगे हुए हैं और उनको वो चीज़ नहीं आती और उनको टाइम लगता है। आप अगर इस चीज़ को समझ जाते हैं तो समझ जाना कि मैथ्स का आपने बेस पकड़ लिया है, आपने उसकी वो जड़ पकड़ ली है जिसके थ्रू हर बच्चा बहुत ही आसान तरीके से सवाल कर लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज बताने जा रहा हूँ। इसको एक बार सीखना है, अगर आप आज सीख गए परमानेंट हो गया, कुछ भी रटने वाला काम नहीं है, हमेशा के लिए आप मैथ्स सीख चुके हैं, ठीक है। हाँ, जिन भाई को मतलब मैथ्स नहीं आती है कि हाँ हमें लग रहा है कि यार आज तक हमें आई नहीं, प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इस चीज़ को सीखिए, उसके बाद देखिए बाकी के चैप्टर में ये कैसे हेल्प करता है। यानी आप सिर्फ एक सवाल नहीं सोल्व कर रहे, ये एक सवाल यानी अनुपातों को हम अलग अलग तरीके से यूज़ करना सीखेंगे, जिसकी सबसे पहली बेसिक क्लास है आज की। इसके बाद जैसे जैसे पढ़ेंगे ना डेली हर एक बार नए तरीके से इसको जोड़ना, मोड़ना, तोड़ना सीखेंगे और ये चीज़ें आपके जितने भी चैप्टर हैं सब में काम आएंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखते रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, साथ वाले बच्चों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको देख पाएँ, ठीक है। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि उनको ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो यहाँ ध्यान दो। देखो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ है, ये आपके सामने कई बार सवाल आता है तो इसको कैसे रखेंगे, कैसे आंसर निकालेंगे। आप अगर एक इसकी जड़ की बात सीख गए तो ये तो मैंने ऐसे लिखे हैं, ऐसे 50 सवाल आ जाएँ तो भी 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में आप कर दोगे। हाँ, 3 सेकंड के लिए एक कंडीशन होती है कि आपके गुणा भाग थोड़े से मजबूत होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया, आपने बोला सर इतना गुणा 513 गुणा 738 करना है, अब बताओ 3 सेकंड में नहीं हो रहा, तो भाई वो गुणा तो आपको करना आना चाहिए, उसमें स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, सवाल का तरीका ऐसा है कि संख्या अगर आसान आती है तो गुणा भाग करने में सिर्फ जो समय लगेगा वही समय लगेगा, बाकी सवाल का कोई एक्स्ट्रा समय नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो क्या है, सवाल कहता है कि कोई एक धनराशि है। देखो मैं जितनी बात बोलूँ ना उन सब बातों को ध्यान से देखना, हर बात काम की है यहाँ पर। एक धनराशि का मतलब कुछ रुपए हैं भाई, पैसे हैं, एक बैग भरा पड़ा है ना, और उसमें क्या है, कुछ पैसे हैं, और उस पैसे को ABCD के ये 4 जने हैं, इसको कुछ अनुपात में बांट दिया। मैंने यहाँ पे अनुपात लिखा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। सवाल में लिखा आएगा ABCD को 5, 4, 7, 13 के अनुपात में कुछ पैसे बांट दिए। बस ये लाइन सबसे काम की है। इसको एक बार समझोगे फिर आज के बाद इसको कभी नहीं पढ़ना, ये लाइन आपके फिर काम की कभी नहीं रहेगी, ठीक है ना। वो आप समझोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अनुपात का सवाल हो, कहीं का भी सवाल हो, ठीक है। देखो तो ABCD में पैसे इस हिसाब से बांटे जाते हैं। अगर इसको देखा जाए तो हमें सबसे पहले यही चीज़ सीखनी है, इसको एक बार सीखो कि कैसे बांटते हैं। तो भाई देखो, A को मिलेगा 5 रुपये, दिखाई दे रहा है, और B को मिलेगा कितना रुपए, 4 रुपये, और C को मिलेगा कितना रुपए, 7 रुपये, और D को मिलेगा कितना, 13 रुपये। यानी ये इनको जो दी गई राशि है उनकी वैल्यू के बारे में बता रहा है कि A की राशि। देखो सबसे पहले A आता है, सबसे पहले A का मान, फिर B आता है तो फिर B का मान, फिर C आता है तो फिर C का मान, फिर D आता है तो फिर D का मान, यानी सबका ही। बात समझ में आई क्या? चारों के बता रखे। आप इसको देख के बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा पैसे किसको मिले। आप कहेंगे सर इसको 5, 4, 7, 13 इसको मिले। 13 कौन है भाई? D, यानी D को सबसे ज़्यादा पैसे मिले। कितने मिले वो निकालेंगे बाद में, पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आखिर इसके अंदर संबंध क्या होता है। आप ये रिलेशन समझोगे ना, फिर आपके दिमाग में तुरंत सवाल आएगा, अच्छा ऐसी बात है क्या, बहुत ईजी था, है ना। तो ABCD चारों का अलग अलग। सबसे कम पैसा किसको मिला? सबसे कम भाई 4 मिला है, और ये 4 किसका है? B का। बेचारे B को सबसे कम पैसा मिला है।
और सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिला, डी को मिला। सबको क्लियर है, बहुत अच्छे। इसके बाद देखो अलग अलग दे रखा है। अब आपको नीचे जो लाइन दी जाती है वो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सवाल के अंदर ये जो लाइन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट, बस इसी पे सारा सवाल टिका होता है। वो वाली बात आपको समझ में आ चुकी है कि इसको कैसे पुट किया जाता है, यानी ए का मान इतना है, बी का इतना, आपको बस यही ध्यान रखना और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ए और बी को मिला के कितने पैसे मिले, ए और बी को, इन दोनों को मिला के, बोला सर ए को 5 मिला, बी को 4 मिला, दोनों को मिला के 5 और 4 9 मिला, ऐसे पढ़ना है ना। सबसे ज़्यादा किसको मिले, डी को मिले, है ना। तो अगर ये सवाल मिले ए व डी की कुल राशि कितनी है, तो ए की राशि तो है 5 और डी की राशि है 13, तो 5 और 13 कितनी हो गई, दोनों की कुल राशि 18 के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है, बस इस तरीके से समझना है। यहाँ देखो इसका क्या मतलब है, बी को डी से कितने रुपए कम मिले, ऐसा सवाल पूछ रहा है। बी को डी से, तो ये है बी और ये है डी, तो बी को इसको डी से कम मिले क्या, हाँ भाई कम तो मिले हैं। सवाल कहता है कितने कम मिले, इसको 4 मिला, उसको 13 मिला, इसको बेचारे को 9 कम मिला, 9 कम मिला। तो किसी को कितना ज़्यादा मिला, किसी को कितना कम मिला, दोनों को मिला के कितना मिला, बस ऐसे कुछ सवाल होते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ए को 100 रुपये मिले, रुपए में देखो कोई ना कोई राशि दी होगी यहाँ पर, तो ए की राशि दे रखी है क्या, ए की राशि कितनी है भाई 100 रुपये। सबको समझ में आ रहा है क्या, ए को कितना मिला 100 रुपये। एक बार अनुपातों में देखना ए को कितना मिला, ए को मिला 5, यानी 5 का मान 100 है। ध्यान देना, बस ये हो गया काम, यही काम है, बराबर ढूंढना। पूरी मैथ्स में एक ही काम होता है, बराबर किसके बराबर ढूंढना है, ये चीज़ सीखो, ठीक है ना। तो देखो ए का मान कितना है 5 है, तो ए का मान अगर 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ए का वैल्यू 100 दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी ए का मान और ये भी ए का मान, बस हमें यही ढूंढना था। तो 5 के बराबर 100 दिया गया है, बस हो गया काम। तो 1 के बराबर कितना होगा, 100/5 होगा, यानी कितना होगा भाई 20 होगा, बस यही करना था। अगर आपने एक अनुपात का मान निकाल लिया है, एक यूनिट का मान निकाल लिया है, तो देखो इसके अनुसार दूसरे सवाल का आंसर कितना होगा, बी की राशि कितनी, तो बी की राशि 4 के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी भाई, 4 के बराबर होगी, है ना। तो 1 का मान अगर 20 है तो 4 का मान कितना होगा, तो 4 का मान होगा 20 चौके 80 होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 80 आ जाएगा, 80 रुपये। बोलो बात समझ में आई। सेम इसी तरीके से आपको पूछे पहला सवाल, कुल राशि बताओ कितनी है, तो भाई कुल राशि कहाँ से निकालेंगे। अरे कुल राशि देखो, ए के पास 5, बी के पास ये, सी के पास ये, डी के पास ये, टोटल जोड़ लो 13, 7, 20, 24, 29। टोटल राशि 5 और 4 9 और 7 16 और 13 29। इसका मतलब टोटल राशि कितने के बराबर होगी, 29 के बराबर होगी। अरे भाई 1 का मान 20 है, तो ज़रा बताओ 29 का मान कितना होगा। 1 का मान 20, तो 29 का मान 29 गुणा 20 यानी 29 दूनी 58, यानी 580 रुपये। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, कुल राशि कितने रुपए हैं, 580 रुपये हैं। बोलो बात समझ में आई क्या, बहुत अच्छे। बस इसी तरीके से कुछ नहीं करना, आपने 1 का मान निकाल लिया है, अब सिर्फ इसमें रखना है ना। तो ज़रा इसका बताना, ए व डी की कुल राशि कितनी होगी आपके हिसाब से। तो ए व डी की कुल राशि कितनी, अरे ए और डी ये हैं पहला और चौथा, तो 5 और 13 बराबर 18, यानी 18 के बराबर निकालना है। तो 18 के बराबर बता दो कितना होगा। अरे 1 के बराबर 20 है, आपने निकाल लिया, एक ही बार निकालना है बस। सवाल इसमें से कोई एक पूछेगा, सारा तो पूछेगा नहीं। कितना भी पूछे आप सोचो कितना टाइम लग रहा है, इतना ही लग रहा है, बस फटाफट ढूंढा। ए का मान दिया है 100, तो 100 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर, क्योंकि 5 ए का मान है। ए का मान, ये भी ए का मान, ये भी ए का मान, दोनों बराबर हैं। तो 5 के बराबर 100, 1 के बराबर इतना, और पूछा किसका सवाल, तो 18 के बराबर कितना, आंसर बस। तो ए व डी की कुल राशि, ए व डी की कुल राशि 18 होगी, तो 18 बराबर होगा 18 गुणा 20 बराबर 36, यानी कि 360 रुपये हो गया। बस सारे सवाल ऐसे ही करने। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छा। फिर भी हम आगे के सवाल और करते हैं। देखो आगे बोला कि बी को डी से कितने रुपए कम मिले। ध्यान देना, बी को डी से कितने रुपए कम मिले, बी को मिले 4, डी को मिले 13,
तो कम तो मिले हैं, कितने कम मिले भाई? 9 कम मिले। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? 9 कम मिले। लेकिन 9 के बराबर कितना होगा वो लिखना है। अरे 1 का मान 20 है तो 9 का मान कितना होगा? 20 को गुणा करो किससे? 9 से, 9 दूनी 18, यानी 180 रुपये होगा। बोलो होगा क्या? इसी तरीके से डी को सी से कितने रुपए अधिक मिले? तो यहाँ देखेंगे डी ये रहा, सी 7 है, दिखाई दे रहा है क्या? सी का मान कितना भाई? 7 है। तो डी को सी से कितना अधिक मिला, इसमें अधिक पूछा है। आप पहले तो सवाल को चेक कीजिए कि क्या सही है, क्या वास्तव में अधिक ही मिला है। तो डी को मिला 13, इसको मिला 7, इसका मतलब अधिक तो मिला है भाई। कितना कितना अधिक मिला है? 13 7 मतलब 6 अधिक मिला है। इट मीन्स यहाँ 6 का आंसर निकालना होगा। डी को सी से 6 अधिक मिला तो 6 के बराबर कितना होगा वो निकाल दो। अरे 1 का मान 20 है तो 6 का मान कितना होगा? 20 गुणा 6 बराबर 20 का 120 रुपये। बोलो समझ में आया? अब यहाँ लिखा बी और सी की संयुक्त राशि। संयुक्त का मतलब इनकी मिला करके टोटल राशि कितनी होगी। तो देखो बी और सी को देख लो। बी का 4 रुपये, सी का 7 रुपये, 7 और 4 कितना रे? 11। इट मीन्स 11 के बराबर निकालना है। अरे 1 के बराबर 20 है तो 11 के बराबर कितना है? 11 दूनी 22 है, हो गया। यही तो पूछा था आपको। मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आई। देखो इसमें कुछ भी नहीं था। मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल है। जिनको आता है, जिनको पहले से पता है, वो तो कहेंगे सर ये क्या चीज़ पढ़ा रहे हो, आपने कितनी बार पढ़ा दी। भाई वो पढ़ा है वो अलग बात है, यहाँ पढ़ा रहे हैं वो अलग बात है। बिल्कुल धैर्य रखें, आपके लायक भी सवाल आएंगे, टेंशन मत लो। बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ से सीखेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे तभी तो वहाँ पहुँचेंगे ना। इसलिए बस देखते रहें, है ना। हो सकता है पता नहीं क्या कौन सी नई चीज़ कहाँ आ जाए, कुछ पता नहीं चलता। आप एक पेज है ना किताब का, कोई भी एक पेज, उसको आप एक बार पढ़ो, आपको कुछ समझ में आएगा। आप उसको दोबारा पढ़ो, थोड़ा और समझ में आएगा। अब कोई कहता है इसको तीसरी बार पढ़ो, तो आप कहते हैं सर मैंने पढ़ लिया 2 बार, मैंने कहा एक बार और पढ़ो। तो फिर आप उसको पढ़ते हो तो आपको एक चीज़ और नहीं मिलती है। आप उसको चौथी बार पढ़ो, 5वीं बार पढ़ो, मैं कह रहा हूँ 50 बार पढ़ोगे तो भी नई चीज़ मिलेगी, ये गारंटी है। तो इसीलिए कहते हैं हर चीज़ में कहीं ना कहीं, क्योंकि हो सकता है लिखने वाले ने भी ऐसा ना लिखा हो जो आपके दिमाग में आ गया हो। ठीक है ना। मेरे को पढ़ाते हुए आज 11 साल हो गए। मैं 11 साल में यही सवाल बार बार में अगर करवाता हूँ तो मेरे पास यहाँ भी जितनी बार करवाता हूँ हर बार नए आइडियाज़ आते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। समझ में आ रही बात? इसलिए देखते रहें। ओके, तो देखो ये सवाल अपने हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो एग्ज़ाम में होता क्या है, बस इन चीज़ों को चेंज किया जाता है और कुछ नहीं। ये वाली बात आप समझ चुके हैं, सिर्फ अनुपात चेंज होता है और आपके आगे की मुख्य लाइन चेंज होती है ना। अभी जो काम की बात है वो सीखना, क्योंकि इसको प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो ABCD को ऐसे कुछ मिला, मान लो जैसे ये दे दिया 3:7:11:23, ऐसा कुछ दे दिया। बात समझ में आ रही क्या? इस अनुपात में तीनों में रुपए बांट दिए। फिर आगे बोला कि यदि B व C की कुल राशि, B व C की कुल राशि, ठीक है, मान लो कि 540 रुपये है। दिखाई दे रहा है क्या? B व C की कुल राशि कितनी है? 540 रुपये। बस अब आपको इसमें से कोई एक सवाल पूछेगा। B व C की कुल राशि आपको दे रखी है, ये वाला सवाल आपको दे रखा है। कितना मान दे रखा है इसका? 540। बात समझ में आ रही है? आपको करना कैसे है, आपको मान लो ये पूछ लेता। देखो मैं अभी इसमें से केवल एक सवाल बताता हूँ, है ना। मान लिया जाए कि आपसे ये कोई से मान लो टोटल राशि कुछ भी बोल लो, ये पूछा, ठीक है, सारे बता देंगे, टेंशन मत लो। B को D से कितने अधिक मिले, एक सवाल पूछेगा। अगर ऐसा है कि B व C की कुल राशि इतनी है तो बताओ कि B को D से कितने रुपए कम मिले, या कुल राशि बताओ कितनी होगी, ऐसा कुछ सवाल है ना। ओके, हमें दिया क्या गया है? हमें बोला B व C की कुल राशि। भाई अकेले B की होती ना तो 7 के बराबर होता, अकेले A की होती तो 3 के बराबर होता, अकेले C की होती तो 11 के बराबर होता, सबको मालूम। लेकिन इसने कहा कि ये राशि B और C दोनों की टोटल है, तो B और C दोनों की टोटल होगी कितनी? ये B है और ये C है, तो 11 7 कितना होगा? 18। इट मीन्स 18 होगा। B + C यानी 7 + 11, ये मान B और C की मिला के टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 18।
और 18 के बराबर दिया है 540। कहाँ? बी और सी की टोटल राशि। क्लियर है क्या? ओके, तो बी और सी की टोटल राशि हमें दे दी, कितनी है? 540। तो 1 के बराबर बताओ ना कितना होगा? अरे 540 बटे 18 बराबर आ गया 30। अब आपने 1 का मान निकाल लिया। अब बोला पूछो क्या पूछना है? बोला कि कुल राशि बताओ। तो कुल राशि देखो 3 और 7 10 और 11 कितना होता है? 21। 21 और 23 कितना होता है? 44। यानी 44 के बराबर बताओ कितना होगा? तो कुल राशि होगी वो 44 के बराबर होगी। तो 1 के बराबर 30 है, तो 44 के बराबर कितना होगा? अरे 44 गुणा 30 होगा, और क्या होगा? तो 40 × 120 और 1320। बात समझ में आ रही क्या? क्लियर है क्या? ऐसे करके सवाल पूछते हैं। अगर अगले पूछे बी को डी से कितने कम मिले? ये है बी, ये है डी, तो बी को डी से दिखाई दे रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं, लाइनें ज़्यादा तो नहीं हो गई हैं, है ना? बी को डी से, यानी इसको डी से कितने कम मिले? कितने कम मिले? तो बोला कि इसको 7, इसको 23, तो घटा लो भाई 16 कम मिले। इट मीन्स 16 के बराबर बताओ कितना होगा? हमें पता है 1 के बराबर 30 है, तो 16 के बराबर 16 × 48 यानी 480 रुपये आंसर। बस ऐसे ही किसी और का पूछेगा और आप फटाफट बता दोगे। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई है। बहुत अच्छा। देखो मैं यहाँ छोटी छोटी चीज़ चेंज कर रहा हूँ और आपको इसी में, ये बात तो आप समझ चुके हैं कि इन सब की वैल्यू ये होती है, ये तो समझ चुके हैं। बस अब ये समझना होता है, मुख्य लाइन ये है, जिसको ये समझ में आ गया उसका कल्याण हो गया। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। चलो आप बस यूं ही बने रहिए, देखते रहिए, है ना? आपके सामने मैं अच्छे अच्छे सवाल अभी पेश करता हूँ, बस आप उसको करने की कोशिश कीजिए। इस बार मैं एक सवाल थोड़ा सा चेंज करता हूँ, है ना? कुछ नहीं, हल्का सा यार, डरना मत, डरना मना है ना? तो बोला कि 4:9 और मान लो कि दे दिया 13 नहीं दे दिया रे, 17 और मान लो 23, ये दे दिया। ऐसे करके कोई राशि बांटी गई ABCD में इस अनुपात में बांटी गई। अब आगे सुनना, अगर इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि यदि, आगे लगेगा यदि, है ना? यदि बोला कि B व, है ना, B व D की कुल राशि, B व D की कुल राशि C की राशि से, C की राशि से, है ना, मान लो कि 750 रुपये अधिक है। क्या दिया गया? अधिक है। तो बोला कि टोटल राशि बताओ, या फिर ऐसे कुछ सवाल, बी व डी की कुल राशि, उसको इससे कितना ज़्यादा मिला, किसको किससे कितना मिला, वो सब चीज़ें, है ना? अब मुझे बताओ, सवाल तो कुछ भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये भाई। ऊपर वाली चीज़ तो वही है, उसमें तो केवल संख्या बदलती है, ये संख्या बदलती है, बात वही है। ए का मान ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है, ये पढ़ चुके हैं, पुराना हो गया, है ना? आपको ये करना है कि अब ये क्या दिया गया, ये क्या रामायण दे दी, इसको समझो। सवाल में बोला कि यदि पैसे इस प्रकार से बांटे गए कि बी और डी की टोटल राशि को जोड़ें तो वह सी की राशि से 750 रुपये अधिक है। अच्छा भाई, 2 जनों की राशि और तीसरे से अधिक है। अरे समझ में आया? बस यही चीज़ यहाँ रख दो। देखो सेम टू सेम उठा के रख दो, अनुपात एज इट इज। बी का मान कितना भाई? 9। डी का मान कितना? 23। इन दोनों की कुल राशि, तो कुल का मतलब जोड़ना, 23 और 9 बराबर 32। तो बी और डी की कुल राशि कितनी हो गई? 32 हो गई। हो गया? फिर आगे कॉमा, यहाँ पे कॉमा था, है ना? फिर बोला सी की राशि से, तो सी की राशि कितनी है? 17। सी की राशि से, ये रुपए दे रखे हैं, इसको छोड़ो, है ना? से इतने रुपए अधिक है। क्या इन दोनों की राशि इसकी राशि से अधिक है? हाँ बिल्कुल अधिक है। अरे इन दोनों को मिला के 32 मिला, इसको अकेले को 17 मिला, तो इन दोनों की अधिक हुई कि नहीं हुई? कितनी अधिक हुई? सर बोला 15 अधिक हुई। अच्छा 15 अधिक हुई। सवाल कहता है 750 अधिक है। ये तो अनुपातों में अधिक है और वो रुपए में, इट मीन्स 750 के बराबर ये होगा। 15 अधिक बराबर 750 अधिक, बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ो। हो गया कल्याण। 15 के बराबर है 750, तो 1 के बराबर 50। बस 1 का मान आते ही फिर तो आपके खलबली मच जाती है।
अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास 1 का मान आ गया, अब तो मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ। बस ऐसा ही होना है। आपको मान लो इसमें से कोई भी सवाल रैंडमली पूछ लिया कि भाई ये बताओ, भाई ये बताओ, अरे कुछ भी बताओ और बता दो, ये क्यों, इसके अलावा कुछ हो रहा है तो वो भी पूछ लो, है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मान लो ये पूछा डी को सी से कितने रुपए अधिक मिले ये डी है और ये सी है, नज़दीकी पूछ लिया है ना। तो डी को सी से कितने अधिक मिले, बोला 6 अधिक मिले। इसको 17, इसको 23, तो उसको 6 अधिक मिले। इट मीन्स 6 का मान निकालना है। अरे भाई 15 का मान इतना, 1 का मान इतना, तो 6 का मान कितना, 50 गुणा 6 बराबर 300 अधिक मिले आंसर। बस ख़त्म। यही 3 स्टेप हर सवाल में होगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो, सिर्फ ये वाली लैंग्वेज चेंज होती जाएगी और इसको कहेंगे कि आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आगे की जितने भी मैथ्स हैं, अनुपात समानुपात, केवल इसकी टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन की, आगे की जितनी भी मैथ्स हैं, ये समझ लो कि पूरा का पूरा इसी क्लास पे टिका है। जिसको ये चीज़ें आती हैं उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आती उसको तो सीखनी पड़ेगी ना रे। तो सीखो, ध्यान से देखो, हर चीज़ को बारीकी से पढ़ो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बेसिक इतना ही है। इसके बाद धीरे धीरे चेंज होते 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 नए नए सवाल आपके सामने आते जाएंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, आप इतनी देर तक बने रहे, ठीक है। इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वीडियो साथ वाले बच्चों को शेयर कर दें, उनको भी बता दें कि ये क्लास चल रही है। और आप अगर नए हैं तो नीचे देखो, इधर लाल कलर में लिखा है सब्सक्राइब, साथ में घंटा दबाओ। ओके।